तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। मींस हमने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड की थी तीन अलग अलग केस में। फर्स्ट, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू। सेकंड पॉइंट था एट एनी हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट स्मॉल एच पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू। और थर्ड पॉइंट था एट एनी डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस से अर्थ के अंदर किसी डेप्थ स्मॉल एच पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड एक एरिया होता है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और हमारे पास कोई एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जो इस ऑब्जेक्ट से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर है कि अभी इन दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये एक दूसरे के फोर्स के फील्ड से बाहर है। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है कि उन दोनों के बीच कोई फोर्स ना लगे, तो इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है कि अगर हम उस दूसरी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस से, दूरी से इसके पास लेकर आएंगे और जैसे ही इसके पास लाने पर वो इस एरिया को टच करती है। मतलब अगर हम दूसरी ऑब्जेक्ट को बाहर से इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर किसी भी डायरेक्शन से लेकर आए और जैसे ही वो इस बाउंड्री को जो इसके चारों ओर है इसको टच करती है, तो वैसे इन दोनों के बीच एक फोर्स लगने लगता है जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वो एरिया, वो फील्ड जिसमें किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को लाने पर वो इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इस फील्ड को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये हर एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर होता है, चाहे वो कुछ भी हो और यूनिवर्स में कहीं भी प्रेजेंट हो। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ठीक उसी तरह से इसका भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। मतलब जब हम उस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के पास किसी डिस्टेंस तक लेकर आते हैं तो एक फिक्स डिस्टेंस ऐसी होती है, जैसे हम उसको इस तक लेकर आते हैं तो दोनों के बीच एक फोर्स लगने लगता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वो एरिया या वो फील्ड जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेकर आएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? अगर बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर उस ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है m1, सॉरी ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तो जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आएंगे तो दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये जो फोर्स होता है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना फोर्स कम लगेगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को लाने पर वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं एफ एस से। एफ फॉर फील्ड, एस फॉर स्ट्रेंथ, मींस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसे एफ एस से डिनोट करते हैं। और एफ एस जो है ये किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर उस ग्रेविटेशनल फील्ड की मैग्नीट्यूड को शो करता है। मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो करता है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी,
तो इन दोनों पॉइंट में किस पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एक एरिया है जिसमें हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को अगर लेकर आए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और उस फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और ये जो फोर्स होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, उतना कम ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड में बाहर से लेकर आएंगे, तो अगर हम उस डायरेक्शन से लेकर आ रहे हैं, तो जब हम उस डायरेक्शन से इधर लेकर आएंगे तो पहले पॉइंट बी आएगा, फिर पॉइंट ए आएगा। तो किस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ऑब्जेक्ट? जो इस ऑब्जेक्ट से कम डिस्टेंस पर है, क्योंकि डिस्टेंस कम होने पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो पॉइंट ए पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, जबकि पॉइंट बी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कम होगा। इसी तरह से अगर हम इसी डायरेक्शन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं, तो डिस्टेंस बढ़ने पर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो घटता रहेगा। मतलब किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी यूनिट मास स्मॉल एम पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर बात करें एफ की, तो एफ इक्वल होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मान लें कि इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, और वो जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसका मास है m डैश। मान लेते हैं कि ये जो यूनिट मास है ये m डैश है, जिसको हम बाहर से अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास m पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसे एफ एस से नोट करते हैं। एफ एस इक्वल होता है एफ अपॉन एम डैश, जहां एफ इक्वल होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एम जो कि इस ऑब्जेक्ट का मास है, एम डैश जो कि यूनिट मास है, और आर स्क्वायर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम एफ एस इक्वल एफ अपॉन एम डैश में एफ की ये वैल्यू लगाएंगे, तो जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, ये तो एफ की वैल्यू हो गई, अपॉन में है एम डैश तो अपॉन में राइट करेंगे एम डैश। एम डैश से एम डैश कैंसिल, एफ एस इक्वल हो जाएगा जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है अगर ये जो ऑब्जेक्ट जिसके पास हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ है, तो उस सिचुएशन में स्मॉल एम जो है वो हो जाएगा मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ के केस में फॉर अर्थ स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम ई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ एस इक्वल जी स्मॉल एम की प्लेस पर राइट करेंगे कैपिटल एम ई, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ एस का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, तो जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के पास लेकर आएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट पर इस ऑब्जेक्ट के कारण एक फोर्स लगेगा जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो उस ऑब्जेक्ट को हम m2 को, फिर जिस ऑब्जेक्ट का मास m2 था उसे उस पोजीशन से अगर हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो अब क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास हैं तो इनके बीच एक फोर्स लगने लगेगा।
जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे डिनोट करते हैं एफ से। मीन्स इनके बीच एक फोर्स लगने लगेगा। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाकर रोक दें, मीन्स इसको अगर हम कुछ देर यहाँ पकड़ कर रखें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर किसी तरीके से रोक लें, या अगर हम इसको पकड़ कर रख लें, तो जैसे हम इसको फ्री करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये जो है इस फोर्स के कारण आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब फोर्स के कारण डिस्प्लेस हो जाएगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। मतलब इस ऑब्जेक्ट में वर्किंग कैपेसिटी आ जाएगी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रोक कर रख लें। तो किसी ऑब्जेक्ट की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है उसे कहते हैं एनर्जी, और अगर ये एनर्जी उसमें उसके स्टैटिक होने के कारण है, रुके हुए होने के कारण है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण, उसकी जो स्टैटिक पोजीशन है उसके कारण उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में होता है तो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नोट करते हैं यू से, और यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी स्मॉल एच। यहाँ पर एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और स्मॉल एच होती है हाइट या डिस्टेंस को शो करता है। ओके, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड करेंगे। डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेरिवेशन फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि ये अर्थ है। अर्थ के मास को डिनोट करते हैं एम ई से। ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से सिरे तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर ई। और मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और हमें इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से अर्थ के पास किसी पॉइंट तक लेकर आना है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी की अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, और अर्थ के सेंटर को डिनोट करते हैं, कर देते हैं स्मॉल ओ से। ओ से मान लेते हैं कि पॉइंट पी जो कि अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है उसको हम इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेकर आएंगे। तो जैसे हम इनफाइनाइट से पी तक लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर लाकर रोक देंगे, तो ये यहाँ पर स्टैटिक हो जाएगी। तो इसकी स्टैटिक पोजीशन के कारण इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मीन्स इसका हमें डेरिवेशन फाइंड करना है। तो जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पॉइंट पी पर लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट इनफाइनाइट से पॉइंट पी पर ले आएंगे। इनफाइनाइट से पी तक लाने के लिए हमें बहुत सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, और इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक लाने में जो फोर्स लग रहा है वो है एफ। तो जब ऑब्जेक्ट स्मॉल, जिसका मास स्मॉल एम है, उसे हम इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेकर आएंगे, तो इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट को लाने में वर्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन क्योंकि हम अभी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में जो वर्क होगा वो भी स्मॉल होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट को लाने में क्या होगा? स्मॉल वर्क डन। डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू इक्वल, अगर बात करें फोर्स की, तो ये जो फोर्स है ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम ई है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन, मान लेते हैं कि हम पॉइंट इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस से लेकर आए स्मॉल एक्स, तो इसको नोट कर देते हैं एक्स से। फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन के प्लेस पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम टू के प्लेस पर मास ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस के लिए हमने मान लिया एक्स। मान लेते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से अभी अर्थ के पास किसी पॉइंट तक लेकर आए हैं जिसकी उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है। तो फोर्स जो होगा वो हो जाएगा जी एम एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हमें इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में किया गया वर्क स्मॉल होगा, लेकिन हम इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेकर आएंगे तो किया गया जो वर्क होगा एक बड़ा वर्क होगा। तो अब हम बड़ा वर्क फाइंड करने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मॉल वर्क को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस पर कोई वर्क नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में वर्क ले लेंगे जीरो। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे तो एक बड़ा वर्क हो जाएगा, तो उस बड़े वर्क को डिनोट कर लेंगे डब्ल्यू से। साथ में आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी स्मॉल एम एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। यहाँ पर x जो है डिस्टेंस है, अभी ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट से हमें उसे पॉइंट P तक लेकर आना है, और पॉइंट P सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। मींस ऑब्जेक्ट को हमें लेकर आना है इनफाइनाइट से स्मॉल r डिस्टेंस पर। बाकी आ जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर, जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, जीरो टू डब्ल्यू लिमिट होगी, लिमिट को राइट कर लेंगे जीरो टू डब्ल्यू इज इक्वल टू। अब हमें इस साइड का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको बाहर कर लेंगे। तो कांस्टेंट क्वांटिटी है जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई, जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई, तो बचेगा क्या, अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो उसे राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। डब्ल्यू जीरो टू डब्ल्यू, लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू के प्लेस पर डब्ल्यू लगाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लोअर लिमिट जीरो लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को छोड़कर डब्ल्यू राइट कर लेंगे, डब्ल्यू इक्वल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है माइनस वन अपॉन एक्स, मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट है इनफाइनाइट टू आर, डब्ल्यू इक्वल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई, निगेटिव साइन सामने ले लेंगे, वन अपॉन एक्स में पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है आर, एक्स के प्लेस पर आर राइट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर, माइनस साइन, फिर अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, एक्स के प्लेस पर इन्फिनिटी राइट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, तो इस पार्ट को छोड़ देंगे तो वन अपॉन आर आ जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो को छोड़ेंगे तो वन अपॉन आर, वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा आर। यही जो वर्क है ना, यही ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ही है, जिसको नोट करते हैं यू से, और यू का फॉर्मूला होता है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट पी है अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल एच, मतलब ये स्मॉल एच हाइट पर है, और अर्थ की जो रेडियस है वो है आर ई, तो स्मॉल आर जो हो जाएगा मीन सेंटर से पॉइंट पी की तो जो डिस्टेंस थी वो रेडियस और इस हाइट से मिलकर बनेगी। तो उस सिचुएशन में आर के प्लेस पर राइट करेंगे आर ई प्लस एच, तो फॉर्मूला हो जाएगा यू इक्वल माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर के प्लेस पर राइट करेंगे आर ई प्लस एच, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, तो यू का एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को जो कि सॉरी पॉइंट पी को, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेकर आ रहे हैं, अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर ना लाकर डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पर ले आए, तो सरफेस से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी मीन्स उस सिचुएशन में कोई हाइट ही नहीं होगी जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो हाइट ना होने के कारण हाइट को जीरो ले लेंगे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस,
तो सरफेस पर स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 0। हाइट ऑफ पॉइंट पी 0 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट पी नीचे पॉइंट सरफेस पर आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में यू का फॉर्मूला होगा यू इक्वल माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई ऑन आर ई। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट द अर्थ सरफेस, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एट एनी हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस स्मॉल एच। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर पॉइंट पी किसी हाइट एच पर है तो उस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। और अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से अर्थ के सरफेस पर ले आए हैं तो उस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी यू इक्वल माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई। क्लियर? आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और हम इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इसके पास लेकर आते हैं। तो जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं तो उस मास m की ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इस ऑब्जेक्ट के पास लाने में जो किया गया वर्क हुआ, मान लेते हैं कि इसका मास है m डैश और इसका मास है स्मॉल m। तो स्मॉल m मास की किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के पास लाने में जो किया गया वर्क होता है, स्मॉल m मास की किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल m मास की किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लाने में किया गया वर्क होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसको डिनोट करते हैं v से। v इक्वल होता है w अपॉन m। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है v इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा w। तो पहले हम w फाइंड करेंगे। तो पहले की तरह जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी, तो मान लेते हैं कि ये जो है अर्थ है, इसका मास है me, एक ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पर है जिसका मास है स्मॉल m, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, और हम इसको इंफिनिटी से अर्थ के पास किसी पॉइंट P तक लेकर आते हैं। इस पॉइंट P की अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से अर्थ के पास लेकर आएंगे किसी पॉइंट P तक, तो हम उसे डायरेक्ट नहीं लेकर आ जाएंगे, हम उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो क्या होगा, वर्क भी स्मॉल होगा, क्योंकि पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें वर्क चाहिए तो हम पहले वर्क फाइंड करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन होता है डब्ल्यू का डी डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। और इसमें जो एफ है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन, अगर हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं जिसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, तो सिचुएशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स।
नेक्स्ट, अब क्योंकि ये स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में होगा, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेकर आ जाएंगे जो कि एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी बड़ा हो जाएगा। तो हम बड़ा वर्क फाइंड करने के लिए स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे, मीन्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से वर्क जो है ऐड होकर एक बड़ा वर्क बन जाएगा। मीन्स इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को लाने में जो किया गया वर्क है वो है 0, लेकिन जब ये पॉइंट पी पर हो जाएगा तो एक बड़ा वर्क हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेकर आ रहे हैं, पॉइंट पी की अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 टू आर, बाकी सब यही आ जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी 0 टू डब्ल्यू। कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा जी स्मॉल एम एम ई, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 टू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसे राइट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 टू डब्ल्यू, अपर लिमिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू लगाएंगे तो डब्ल्यू रहेगा, लोअर लिमिट 0 है, 0 को छोड़ देंगे तो सिर्फ डब्ल्यू बचेगा। नेक्स्ट, जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है 0 टू आर, तो यहाँ राइट करेंगे 0 टू आर। डब्ल्यू इक्वल कैपिटल जी स्मॉल एम एम ई में ये जो नेगेटिव साइन है इसे बाहर कर लेंगे और अब इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी, सॉरी ये इन्फिनिटी टू आर थी लिमिट, इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेकर आ रहे हैं जो कि आर डिस्टेंस पर है, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी, अपर लिमिट हो जाएगी आर, तो इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि निगेटिव साइन बाहर आ गया है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट है आर, एक्स के प्लेस पर राइट करेंगे आर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो एक्स के प्लेस पर राइट करेंगे इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है जो कि होता है v इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम, मीन्स v फाइंड करने के लिए डब्ल्यू अपॉन एम चाहिए, तो डब्ल्यू तो है उसके अपॉन में एम और चाहिए, तो राइट में जो एम स्मॉल एम है उसे इस साइड अपॉन में लेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू माइनस जी एम ई, ये जो स्मॉल एम था ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन फाइंड करना है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है v इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम ही v होता है, तो डब्ल्यू अपॉन एम के प्लेस पर भी आ जाएगा, m जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, माइनस जी एम ई 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो सिर्फ r बचेगा, तो इसे राइट कर लेंगे अपॉन r। डब्ल्यू अपॉन एम क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है v, तो डब्ल्यू अपॉन एम के प्लेस पर राइट करेंगे v, तो v इक्वल हो जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला। पहले की तरह अगर अर्थ के सरफेस से पॉइंट पी की जो हाइट है वो अगर स्मॉल एच हो और अर्थ की रेडियस आर ई हो, तो सेंटर से पी तक की जो डिस्टेंस स्मॉल आर थी, अब ये दो डिस्टेंस से मिलकर बनेगी, आर ई और स्मॉल एच, तो ये हो जाएगा आर इक्वल हो जाएगा आर ई प्लस स्मॉल एच, तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वी इक्वल हो जाएगा वी इक्वल माइनस जी एम ई, स्मॉल आर के प्लेस पर आएगा आर ई प्लस एच, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस स्मॉल एच, मतलब अर्थ के सरफेस से किसी हाइट स्मॉल एच पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, और अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर ले आए तो हाइट हो जाएगी 0, तो एट द सरफेस, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर हाइट हो जाएगी 0, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी इक्वल जी एम ई माइनस साइन एच की वैल्यू 0 लगाएंगे तो आर ई प्लस 0 हो जाएगा आर ई, तो अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा v इक्वल माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। ओके, तो यहाँ पर हमने आज 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला टॉपिक था ग्रेविटेशनल फील्ड, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
ओके, क्लियर।